ओके, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, सो दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। सो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की मैं बात कर रही थी। दिस इज ऑल्सो अ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ये उन्हीं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज होगा, उसी जहाँ पे आपका जो वेरिएबल है जिसके लिए आपको प्रोबेबिलिटी या एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है, वो आपका जो एक्स की वैल्यू है वो डिस्क्रीट होनी चाहिए, यानी वो एक होल फिगर होनी चाहिए। सो डिफरेंस क्या है बायनोमियल और पॉइसन में, कि बायनोमियल आप तभी लगा सकते हैं जब आपका जो स्मॉल एन की वैल्यू है वो लिमिटेड हो, मतलब इट शुड बी स्मॉल, तो वो इजी रहता है। हमारा मेन पर्पस ये है कि हमारा टाइम भी वहाँ पे सेव हो एग्जाम में, ऐसा ना हो कि हमारी कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम चला गया। जैसे जैसे एन हमारा अगर बड़ा होता चला जाएगा तो फिर हम आपको बाइनोमियल लगाने में दिक्कत आनी ही आनी है, बिकॉज ऑफ दी फॉर्मूला। उसका फॉर्मूला इस तरीके का है क्योंकि क्यू की पावर एन माइनस एक्स होता है, तो वो पावर बहुत बड़ी हो जाती है। फिर वी हैव एन ऑल्टरनेटिव, दैट इज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। इसको लिमिटिंग फॉर्म ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है, क्योंकि जहां हमें बाइनोमियल लगाने में लिमिट्स हो जाती हैं, प्रॉब्लम आने लगती है, तो हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को अप्लाई करते हैं और इससे हम इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी भी और फ्रीक्वेंसीज भी। इसकी पहली कंडीशन यही है कि इसको आप तब लगाइए जब आपके पास जो n की वैल्यू है वो बहुत लार्ज हो रही है। इसको ऐसे कहा जाता है कि n टेंड्स टू इनफाइनाइट, वो इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, इतना बड़ा हो रहा है। और जब n आपका लार्ज होगा तो ऑब्वियसली p बहुत स्मॉल हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी स्मॉल हो जाएगी, बिकॉज प्रोबेबिलिटी में आप जो फेवरेबल अपॉन टोटल लेते हैं, डिवीजन करते हैं टोटल से, तो टोटल आपका जितना ज्यादा बड़ा होगा, नंबर जितना बड़ा होगा टोटल की वैल्यू का n का, तो आपका प्रोबेबिलिटी उतना ही छोटा हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये इसकी पहली कंडीशन होती है। फॉर्मूला अगर आप इसका देखें तो इसके फॉर्मूले में हमें सिर्फ एक ही चीज चाहिए, दैट इज m, e टू द पावर माइनस m, m टू द पावर स्मॉल x अपॉन फैक्टोरियल x, जहां पे m जो है वो होता है इसका मीन, which we can calculate by n into p। n और p को इन्होंने m को पैरामीटर क्यों लिया, क्योंकि अगर आप n बहुत ज्यादा जो लार्ज है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए एक बहुत ही छोटे नंबर से, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन होके एक कैलकुलेटिव टर्म आ जाएगी जिसे आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ये ना मैनेजेबल टर्म आ जाती है, इसलिए ये चीज यहाँ पे यूज हो रही है। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा ठीक कर लेना, ये x जो है ये पावर में है, m टू द पावर x अपॉन फैक्टोरियल x, वेयर m is mean which we can calculate by n into p। और यहाँ पे जो एक टर्म है दैट इज एक्सपोनेंशियल, आप लोगों ने करे होंगे, एक्सपोनेंशियल वैल्यूज होती हैं। ये भी आप ज्यादातर क्या होता है, जैसे e टू द पावर जो m की वैल्यू आई वो आप पार में लेंगे, तो मोस्टली क्वेश्चंस में आपको e टू द पावर, जैसे मान लीजिए 2.3 आया m, तो आपको क्वेश्चन में उसकी वैल्यू डायरेक्टली गिवन होगी, ब्रैकेट में लिखा होगा गिवन e टू द पावर माइनस 2.3 इज इक्वल्स टू सो एंड सो, तो आप डायरेक्टली वो वैल्यू वहां से पुट कर सकते हैं। अगर पार आपकी ज्यादातर अगर डेसिमल में होती है तो गिवन होती है, और अगर मान लो आ रहा है m आपका 2 आया, तो आपको e टू द पावर माइनस 2 की वैल्यू अगर नहीं भी दी है तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे आप इसको लिख सकते हैं ना, e टू द पावर माइनस 2 को यू कैन राइट इट लाइक 1 अपॉन e टू द पावर 2, और e की अपने आप में जो वैल्यू होती है दैट इज 2.7183। इसको 2.7183 को अप्रोक्सीमेटली 2.72 लेके भी आप सॉल्व कर सकते हैं, इससे पावर निकालना इजी हो जाएगा। ठीक है। और एक चीज इसमें कि यहाँ पर पॉइसन में मीन और वेरिएंस दोनों का ही फॉर्मूला सेम है। जैसे बायनोमियल में मीन वाज n into p and variance was n into p into q, but in case of Poisson distribution mean and variance both can be calculated by n into p। अगर आपको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो जो आपकी प्रोबेबिलिटी है उसको कैपिटल N से अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास फ्रीक्वेंसी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट होकर आ जाएगी। दो ही इसमें मेन कंडीशंस हैं, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन लगाने की दो मेन कंडीशंस होती हैं। पहली तो वही है, द रैंडम वेरिएबल x शुड बी डिस्क्रीट, यानी जो आपका x जिसके लिए आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट शुड बी अ डिस्क्रीट वैल्यू, होल नंबर में होना चाहिए वो। सेकेंड प्रॉपर्टी, इट इज एप्लीकेबल इन दोज केसेस where the number of trial n is very large
एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस P इज वेरी स्मॉल। ठीक है, इसकी कंडीशन क्या है कि n काफी बड़ा होता है और P बहुत ही, उसकी वैल्यू आप देखेंगे बहुत छोटी होती है। बट द मीन n इंटू पी इक्वल्स टू m रिमेन्स फाइनाइट, यानी कि अगर n और n बहुत फाइनाइट इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है और p आपका जीरो की तरफ जा रहा है, बट वैल्यूज n और p की ऐसी होनी चाहिए कि जब हम m कैलकुलेट करें तो वो कहीं इनफाइनाइट नंबर ना निकल आए, इट शुड बी अ फाइनाइट नंबर, कैलकुलेटिव टर्म निकल कर आनी चाहिए। तो ये दो कंडीशन अगर लग रही है क्वेश्चन में, सो यू कैन इजीली अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। मैं आपको कुछ इसके एग्जाम्पल दिखाती हूँ कि हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो स्टडी में देखते हैं। स्टडी में आपका अगर आप देखें क्वेश्चन एग्जाम्पल 17.15, एग्जाम्पल 17.15 जो कह रहा है बिटवीन 9 and 10 AM the average number of phone calls per minute coming into the switchboard of a company is 4। दोबारा देखिए क्या कह रहा है, between 9 and 10 AM the average number of phone calls per minute coming into the switchboard of a company is 4। Find the probability that during one particular minute there will be, दो पार्ट है इसके, फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है there will be no phone calls एंड सेकेंड पार्ट में कह रहा है एट मोस्ट 3 फोन कॉल्स। आपको ब्रैकेट में वैल्यू e टू द पावर -4 की गिवन है, दैट इज 0.018316। कैसे करेंगे इसको, एवरेज नंबर ऑफ फोन कॉल्स पर मिनट कमिंग इनटू द स्विच बोर्ड ऑफ अ कंपनी इज 4। ये 4 हमें क्या दे रखा है, एवरेज दे रखा है, ऑन एन एवरेज जो पर मिनट कॉल्स आती हैं उस कंपनी में उनका एवरेज दे रखा है। यानी सिंपल सी बात है, आपको m कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली गिवन है 4। और x क्या ले रहे हैं आप, प्रोबेबिलिटी किस बात की कह रहा है वो, कि देयर विल बी नो फोन कॉल्स, यानी x इक्वल्स टू 0, एक भी फोन कॉल ना आए। तो आप अगर सिंपल पॉइसन का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, e टू द पावर -4 4 टू द पावर 0 अपॉन फैक्टोरियल 0। सो समथिंग की पावर 0 इज ऑलवेज 1 एंड फैक्टोरियल 0 इज अगेन 1। ओके, सो यहाँ आपका सिर्फ बचा e टू द पावर -4 इंटू 1। e टू द पावर -4 की वैल्यू गिवन है, नहीं भी गिवन होती तो आप इसको इस तरह से निकाल सकते थे, 1 अपॉन 2.72 टू द पावर 4। ओके, इसको कैलकुलेट कर लेंगे और आपका आंसर यही आ रहा है। सेकेंड पार्ट में कह रहा है एट मोस्ट 3 फोन कॉल्स। एट मोस्ट 3 का मतलब क्या हो गया कि ज्यादा से ज्यादा 3, उससे ज्यादा नहीं, लेकिन उससे कम तो हो सकती है। तो आप x की वैल्यू क्या रखेंगे, एक बार 0 कि एक भी फोन कॉल ना आए, 1 आ जाए, 2 आ जाए या 3 आ जाए। तीनों के बीच, सबके बीच में और की सिचुएशन है कि या तो एक भी नहीं आएगी, या 1 या 2 या 3। तो आपको ये चारों की प्रोबेबिलिटी निकाल के सिंपली उनको ऐड कर देना है एंड यू विल गेट दी आंसर। So this is how you can apply the formula of Poisson distribution to calculate the probability. क्वेश्चन एग्जाम्पल 17.16 देखिए, थोड़ा और क्लैरिटी आएगी। If 2% of electric bulbs manufactured by a company are known to be defective, 2% of electric bulbs manufactured by a company are known to be defective, what is the probability that a sample of 150 electric bulbs taken from the production process of that company would contain, फर्स्ट पार्ट में कह रहा है exactly 1 defective bulb, सेकेंड पार्ट में कह रहा है more than 2 defective bulbs। तो पहले हम बेस बनाते हैं इसका, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन लगाना है हमें यहाँ पर। तो अब देखो यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं है कि पॉइसन लगाना है, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो e टू द पावर -4 जो दिया था तो उससे हमें समझ में आ गया कि पॉइसन लगेगा क्योंकि एक्सपोनेंशियल वैल्यू गिवन है। यहाँ पे ऐसा कुछ हिंट नहीं मिल रहा है, तो आप कैसे पता करेंगे, ये 2% क्या है, वो कह रहे हैं कि 2% ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, जो एक कंपनी जो है जो बल्ब्स मैन्युफैक्चरिंग करती है उसके 2% जितना टोटल मैन्युफैक्चरिंग है उसमें से 2% हम ज्यादातर क्या होता है डिफेक्ट हो जाए, डिफेक्टिव बल्ब्स हो जाते हैं, टूट गए या कुछ ठीक से नहीं बना उनका। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी है ये, है ना, 0.02 इज द प्रोबेबिलिटी कि वो बल्ब जो टोटल मैन्युफैक्चर्ड बल्ब्स हैं उनमें से 2% हो सकता है कि वो डिफेक्टिव हो।
अब वो कह रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ सैंपल ऑफ 150 इलेक्ट्रिक बल्ब्स, कि जितना प्रोडक्शन हो रहा था उसमें से रेंडमली अगर हम 150 बल्ब सेलेक्ट कर ले अपने पास, तो उसमें से आपको बताना है कि एग्जैक्टली एक बल्ब डिफेक्टिव निकले। तो यानी टोटल जो सैंपल का साइज है वो आप ले रहे हैं 150, दैट मीन्स एन हो गया आपका 150, और उसमें से वो कह रहा है फर्स्ट पार्ट में कि एक ही डिफेक्टिव बल्ब निकले। तो पी अगर आप देखें तो वो काफी छोटा है, जीरो की तरफ जा रहा है 0.02, एंड एन की वैल्यू अगर आप देखें तो काफी लार्ज है 150, और एक्स एक डिस्क्रीट वेरिएबल है, उसकी जो वैल्यू है वो डिस्क्रीट है, 1 है, होल नंबर है, तो यानी डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा। अब बात थी कि बाइनोमियल लगेगा या पॉइजन लगेगा, तो ये कंडीशन जो है ये किसकी कंडीशन है, पॉइजन की कंडीशन है कि n इज वेरी लार्ज एंड p इज वेरी स्मॉल। तो इस तरह से हमें पता लगा कि यहाँ पे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हमें लगाना है। आपने पॉइजन लगाने के लिए हमें m की वैल्यू चाहिए होती है, और m हम निकाल सकते हैं n इंटू p से। सो n इज थ्री, कैसे आ रहा है इनका, अच्छा ओके, हाँ 0.150 है ना, 150 इंटू 0.02, सो ये सॉल्व होकर आ रहा है आपका 3। सो m की वैल्यू आ गई आपके पास 3। अब फर्स्ट पार्ट में अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे e टू दी पावर -3, 3 टू दी पावर x की वैल्यू क्या है 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, सो दिस इज e टू दी पावर -3 इंटू 3, सो 3 अपॉन e 2.72 टू दी पावर 3 करके इसको कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि अप्रोक्सीमेटली आ रहा है आपका 0.15। इस तरह से हम पॉइजन लगाते हैं। सेकेंड पार्ट में आपसे कह रहा था मोर देन 2 डिफेक्टिव बल्ब्स, मोर देन 2 डिफेक्टिव बल्ब्स कह रहा है। अब मुझे बताओ मोर देन 2 में, अब इधर तो कोई लिमिटेशन नहीं है, उसने ये नहीं बताया कि अगर हम सीधे सीधे निकालें मोर देन 2 और 150 बल्ब्स हैं, तो मोर देन 2 में तो फिर सारे लेने पड़ेंगे कि या तो 2 या 3 4 5, कब तक कैलकुलेट करोगे। तो मैंने बताया था कि इसका तरीका क्या होता है कि आप प्रोबेबिलिटी में जब आपको इस सीधे सीधे निकालना बहुत लेंदी हो रहा हो तो आप उसका ऑपोजिट निकाल दो। ऑपोजिट क्या होगा, ग्रेटर देन 2 का ऑपोजिट क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू 2। 2 से ज्यादा डिफेक्टिव का अगर हम उल्टा ले तो ये होगा 2 या 2 से कम। तो 2 या 2 से कम में हमें सिर्फ 3 केस बनाने पड़ेंगे कि एक भी डिफेक्टिव नहीं निकला, या एक निकल जाए, या 2 निकल जाए, और इन 3 की प्रोबेबिलिटीज को ऐड करके अगर हम 1 में से माइनस कर देंगे तो हमें मोर देन 2 की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर इस तरह से हो रहा है कि बहुत लेंदी हो रहा है तो ऑपोजिट निकालो और 1 में से माइनस कर दो, यही यहाँ पे इन्होंने भी करा है। लेस देन 2 में इन्होंने 0 1 और 2, यानी x की वैल्यू एक बार 0 रखी, एक बार 1 रखी, एक बार 2 रखी, कैलकुलेट करा, और ये आ गया आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली 0.58। ठीक है, तो दिस इज द वे टू अप्लाई दी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको और भी मिलेंगे, या आप लोग ट्राई करना। अभी वापस से नोट्स पे आते हैं, मैं इसकी प्रॉपर्टीज और बताऊं आपको, क्योंकि प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उनसे आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज जिन्हें कहते हैं, 3 ही प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहली जो हमेशा, जो हमने बायनोमियल में भी पढ़ी थी कि दिस इज अ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन इज अ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। Second important property, it is a uniparametric distribution as it depends on the value of m। जैसे आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था, बाई पैरामीट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन था, क्योंकि उसके लिए आपको n एंड p दोनों की वैल्यूज चाहिए थी। यहाँ पे इट्स अ यूनिपैरामीट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, आपको सिर्फ m की वैल्यू चाहिए। अगर आपके पास m की वैल्यू है तो यू कैन इजीली कैलकुलेट दी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, और इसको सिंबॉलिकली ना इस तरह से लिखा जाता है, ये भी लिख लेना। अगर पूरा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन ना लिखा हो और सिर्फ p ब्रैकेट में m लिखा हो तो ये समझ लेना कि ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है। जैसे बाइनोमियल में कैसे लिखते थे, b n, p, क्योंकि वो बाई पैरामीट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन था, उसमें n और p चाहिए था। थर्ड प्रॉपर्टी बताती है आपका कि मोड कितने हैं यहाँ पे। जैसे वहां पे थे आपके यूनी मॉडल और बाय मॉडल, यहाँ पे भी वही चीज है। व्हेन m इज एन इंटीजर, अगर m आपका एक होल नंबर आ जाए, जैसे आप m कैलकुलेट, जो आपका m आया n इंटू p करके आपने m कैलकुलेट करा, जो मीन है वो अगर आपका एक होल नंबर आ रहा है, सपोज 10 आ गया, तो आपके पास दो मोड होंगे, एक तो 10
और एक 10 माइनस 1 यानी 9, जैसे कि वहां पे था बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में। इफ यू कंपेयर इट विद द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो वहां पे आपको n+1 ब्रैकेट में इनटू p उसको कैलकुलेट करते थे हम, और अगर वो एक इंटीजर आता था तो दो मोड होते थे, एक तो k, एक k-1। सेम हेयर, लेकिन यहाँ पे आपको m चेक करना है, ना कि n+1 इंटू p। अगर एक m जो है वो आपका एक नॉन इंटीजर वैल्यू आ जाती है, सपोज 10.70, तो सिर्फ एक मोड होगा, दैट इज 10, तो फिर वो एक यूनी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। ठीक है, तो एज वी हैव स्टडीड इन बायनोमियल, सेम विद द पॉइसन, देयर वुड यूनी मॉडल भी हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन, बाय मॉडल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तीन प्रॉपर्टीज हैं इसकी, जिस पे बेस आपको थ्योरी के क्वेश्चन मिलेंगे। प्रैक्टिकल लगभग मैंने दिखाया आपको किस तरीके के क्वेश्चन है। सो आज आप लोग बायनोमियल के अगर किसी के रह भी गए हो तो बायनोमियल एंड पॉइसन दोनों के क्वेश्चंस करके एंड देन वील टेक दी प्रॉब्लम। पहले मैं सारी प्रॉब्लम्स आपकी बायनोमियल और पॉइसन की कंप्लीट कर दूंगी, उसके बाद ही हम नॉर्मल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नॉर्मल थोड़ा इनसे अलग है, इसलिए उसको अलग से ही करेंगे। सो ये यहाँ तक अब आप अच्छे से कर लीजिए, बायनोमियल एंड पॉइसन तक। एक आध क्वेश्चन और दिखा देती हूँ आप लोग को। जैसे ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं हम, 17.18 वाला। अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x फॉलोज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट पार्ट में कह रहा है p वेयर x इक्वल्स टू एटलीस्ट 1, और सेकेंड पार्ट में कह रहा है p ब्रैकेट x इज लेस देन इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। You are given e to the power ex equals to 2.20 and e to the power minus 2.20 equals to 0.1108। आपको e की एक्सपोनेंशियल वैल्यू भी दे दी है। ठीक है, ये जो ex दिया हुआ है ना, ये क्या है बताएगा कोई मुझे, ये क्या दे रखा है बिना नीचे देखे हुए सॉल्यूशन को? What is this ex? No one? लास्ट चैप्टर में नहीं पढ़ा था प्रोबेबिलिटी में, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, और वो आपकी कैसे निकलती थी, n इंटू पी। जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, मैंने जिसको म्यू भी लिखवाया था, यानी ये मीन होता है, तो ये आपको मीन गिवन है। सो मीन आपको जब भी क्वेश्चन में मीन देंगे, या तो म्यू इक्वल्स टू लिख के भी दे सकते हैं, या ex की फॉर्म में भी दे सकते हैं, या सिंपल मीन लिख के भी दे सकते हैं। ओके, सो यानी m आपको मिल गया यहाँ पे 2.20, आपको एक्सपोनेंशियल वैल्यू भी मिल गई। अब मेन चीज है दोनों पार्ट में कि x क्या है ना, x को देखेंगे कि क्या है, बाकी तो हमें मिल गया क्वेश्चन में। तो फर्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं पहले। फर्स्ट पार्ट में x कह रहा है वो, x इज इक्वल्स टू एटलीस्ट 1, एटलीस्ट 1। एटलीस्ट 1 का मतलब क्या हुआ, यही तो हुआ कि कम से कम एक और एक से ज्यादा भी। एटलीस्ट 1 का मतलब होता है एक या एक से ज्यादा। सो अब एक से ज्यादा का आप दूसरी तरफ कोई लिमिट ही नहीं है। जैसे वो कहता है टोटल 10 है, उसमें से कम एक बार आ जाए, तो आप कहते या तो एक बार या दो बार या तीन बार या 10 बार तक लेते, बट यहाँ तो कोई लिमिट नहीं है। तो इन दिस सिचुएशन ऑल्सो आपको क्या लगाना है, 1 माइनस पी एक्स इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि एक या एक से ज्यादा का उल्टा क्या होगा, एक भी नहीं, 0। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, 1 माइनस e टू द पावर माइनस m की वैल्यू है 2.20 एंड m टू द पावर x यानी 2.20 टू द पावर 0 अपॉन फैक्टोरियल 0। तो ये टर्म तो 1 हो गई, सिंपली आपको 1 माइनस e टू द पावर माइनस 2.20 को सॉल्व करना है, जिसकी वैल्यू आपको गिवन। दूसरा पार्ट देखिए, ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता था आपको, इसलिए मैंने कहा मैं करा देती हूँ। कभी भी जब आपको इस फॉर्म में प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोले, अपॉन का साइन हो, तो हमेशा ये फॉर्मूला याद कर लेना, a अपॉन b की बात हो रही है यहाँ पे,
ए क्या है, ए दे रखा है उसने, ए की जगह क्या है, x इज लेस देन इक्वल्स टू 2, और b क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, a अपॉन b। और a अपॉन b का फॉर्मूला होता है a इंटरसेक्शन b अपॉन pb। तो पहले तो हमें पता हो कि ये कैसे लगाएंगे हम। देखो अगर हम इसे ड्रॉ करें, x इज लेस देन, एक सेकेंड, x इज लेस देन इक्वल्स टू 2 का मतलब क्या हुआ, 2 या 2 से कम। तो क्या नंबर होंगे 2 या 2 से कम, 0 1 2, ठीक है। x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, इसका मतलब क्या होगा, 1 2 3 एंड सो ऑन, जहां तक भी नंबर्स है, ठीक है। आपको यहां क्या रखना है, a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b मतलब इन दोनों का कॉमन, लेस देन इक्वल्स टू 2 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 के कॉमन नंबर्स। कॉमन नंबर्स क्या होंगे जो दोनों में आ रहे हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन, 1 2 3 एंड सो ऑन, समझ रहे हो, जीरो नहीं है इसमें, तो दोनों के कॉमन क्या होंगे, एक सेकेंड, ठीक है। 1 2 इसमें भी आ रहा है, 1 2 इसमें भी आ रहा है, सो कॉमन हो गया इन दोनों का, यहाँ पे दोनों का कॉमन लेंगे, x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 2। और अगर हम नीचे देखें, पी बी की जगह क्या आ रहा है, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 विच इज 1 2 3 एंड सो ऑन। सो इसका ऑपोजिट क्या निकाल दें हम, x इज लेस देन 1, लेस देन 1 क्या होता है, 0, लेकिन इस प्रोबेबिलिटी को आपको 1 में से लेस करना पड़ेगा, इसलिए ये टर्म आई। यानी ऊपर दोनों का कॉमन में क्या आ रहा है, 1 एंड 2, और नीचे क्या आ रहा है कॉमन में, नीचे आपका क्या लेना है, पीबी क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 का ऑपोजिट क्या होता है, 0, क्योंकि हम ग्रेटर देन 1 की कोई लिमिट नहीं है, वो कहां तक निकालेंगे, इसलिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 1 विच इज 0। और ऊपर क्या लिया, दोनों का कॉमन, a और b का कॉमन क्या आ रहा था, 1 और 2 ऊपर भी आ रहे थे, 1 एंड 2 नीचे भी आते, 0 और इधर वाला पोर्शन हमने छोड़ दिया, ठीक है। तो यानी अब आपने सिर्फ जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसमें आपको ऊपर लेना है आपको e टू दी पावर माइनस m टू दी पावर 1 प्लस e टू दी पावर माइनस m टू दी पावर 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस e टू दी पावर माइनस m। वैल्यूज पुट कर देंगे, ये आ जाएगा आंसर। ये बात समझ में आई या नहीं, पहले बताओ, दोबारा से एक्सप्लेन करूं। ये फॉर्मूला लगाना आया ए अपॉन बी वाला, किसी को भी अगर दिक्कत है तो बता दो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं, आ गया ना। इस तरीके का क्वेश्चन भी शायद आपको मिलेगा जब आप क्वेश्चंस करेंगे। तो आप लोग ये फॉर्मूलेज और क्वेश्चन सब कर लेना आज, पॉइजन के एंड बाइनोमियल के, ठीक है। एग्जांपल्स भी देख लेना और क्वेश्चंस भी कर लेना, सेट ए सेट बी। चाहे अभी एडिशनल मत करना, एडिशनल आप नॉर्मल के बाद कर लेना, क्योंकि मिक्स है क्वेश्चन, अदरवाइज आप जज नहीं कर पाएंगे कि ये किसका है, ठीक है।